Hello students, welcome to the class of Indian Constitution। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि पार्ट 1 जो था हमारा वो हमने कंप्लीट किया था। आज हम देखेंगे पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज पार्ट 2 जो है वह बहुत ही ज़्यादा आपके जो भी एग्जाम्स वगैरह होते हैं वहाँ पूछा जाता है, चर्चा में बना रहता है, तो इसे देखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो चलिए देखते हैं पार्ट 2। मैंने आपको पार्ट्स में बताया था कि पार्ट 2 जो है वो क्या है, वह है हमारा सिटीजनशिप। ठीक है, क्या है? सिटीजनशिप। हिंदी में इसे कहते हैं नागरिकता। तो नागरिकता से संबंधित जो भी प्रावधान है, जो भी आर्टिकल्स हैं, वो हम यहाँ देखने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे, तो अगर इसमें आर्टिकल्स की बात करूं तो यहाँ आपको आर्टिकल दिखेगा 5 to 11, आर्टिकल नंबर 5 to आर्टिकल नंबर 11 आपको यहाँ दिखेगा। और इस 5 to 11 आर्टिकल्स को हमको बहुत ही शॉर्ट में देखना है, बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन तो मैं नहीं करूँगा, बट इम्पोर्टेंटली आपको याद रखना है बस। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे आर्टिकल नंबर 5 की ओर। तो आर्टिकल जो 5 है वह क्या बोलता है? आर्टिकल 5 बोलता है कि कौन भारत के नागरिक होंगे, उसकी परिभाषा वो देता है। तो भारत के नागरिक की जो परिभाषा है वह आर्टिकल नंबर 5 में लिखी गई है। और आर्टिकल 5 बोलता है कि जो हमारा 1948 में जब ये भारत स्वतंत्र हुआ, 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ, उसके बाद कौन नागरिक होंगे भारत के, ये उसकी बात करता है आर्टिकल नंबर 5। क्लियर? हम चलेंगे नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 6। अनुच्छेद 6 ये बताता है कि चूंकि 1947 में भारत के दो विभाजन हुए, आप सभी को पता है, पाकिस्तान बनाया गया और भारत को अलग किया गया। तो दो देश जब बढ़ते हैं तो वहां के नागरिकों में भी क्या होता है? एक्सचेंज होता है, बदलाव होता है। तो आर्टिकल 6 हमें ये बताता है, अनुच्छेद 6 में ये दिया हुआ है कि यदि कोई भारतीय नागरिक वह जो पाकिस्तान से आए हुए जो भारत के नागरिक हैं उनकी बातें करता है, तो आप ये लिख सकते हैं इसमें कि वे नागरिक जो सिटीजन्स फ्रॉम पाकिस्तान, भारत के बंटवारे के बाद जो पाकिस्तान से आए हुए नागरिक हैं उनकी ये बात करता है आर्टिकल नंबर 6। अब हम चलेंगे अनुच्छेद 7 की ओर और आर्टिकल 7। तो आर्टिकल 7 जो है वह बताता है कि ऐसे नागरिक, मान लीजिए वहां पर कुछ लोग होंगे जो क्या होंगे, भारत से पाकिस्तान गए होंगे और वापस आ गए होंगे, तो ऐसे नागरिकों की बात ये आर्टिकल 7 करता है। मतलब सिटीजन फ्रॉम पाकिस्तान ये अलग हो गया, पाकिस्तान से भारत आए हुए, लेकिन कुछ ऐसे नागरिक जो भारत से पाकिस्तान गए लेकिन बाद में वापस आ गए। डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, आप डेट्स को मत पढ़िएगा, आप केवल ये देखिए कि यहाँ इंपॉर्टेंट क्लॉजेस क्या है, मतलब क्या कहना चाह रहा है। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि सिटीजन माइग्रेटेड, ठीक है, ऐसे नागरिक जो भारत से माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया एंड रिटर्न, वापस आ गए, ठीक है, मतलब जो गए तो जरूर थे पाकिस्तान लेकिन वह वापस आ गए, तो ऐसे नागरिकों की बात वह करता है अनुच्छेद 7। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 8। तो आर्टिकल नंबर 8 ये बताता है कि भारत के ओवरसीज सिटीजन कौन होंगे, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। अब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया अगर हम बोले तो आपको कुछ समझ में तो आ रहा होगा बिल्कुल, और इन्हें OCI कहा जाता है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के विदेशी नागरिक। तो ऐसे नागरिक या ऐसे लोग जो विदेश के हैं और भारत मूल के हैं, तो वहां पर इनका जो मूल है वह हमें डिफाइन करना पड़ता है, या ऐसा बोल सकते हैं कि आर्टिकल 8 में उन्हें शामिल किया गया है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, एक कार्ड बनवाते हैं जिसे आप OCI कार्ड कहते हैं। OCI कार्ड होल्डर जो होता है, जो भी व्यक्ति इस OCI कार्ड को धारण करता है, ओवरसीज सिटीजन कार्ड को, उसे भारत में कुछ अधिकार मिलते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि वो कौन कौन से अधिकार नहीं होंगे। तो सबसे पहला तो चुनाव में मत देने का अधिकार नहीं होगा। दूसरा, यहाँ पर कृषि हेतु भूमि खरीदने का अधिकार नहीं होगा। और महत्वपूर्ण पदों
पदों पर जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सारे पदों पर बनने का या उनका चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होगा। तो ऐसे कुछ अधिकार हैं जो ओसीआई सिटीजन्स को नहीं मिलते, लेकिन बाकी के अधिकार उन्हें प्राप्त होते हैं। जैसे पहले क्या होता था, यदि आप बाहर से आए हुए हैं, फॉरेन से कोई आता है, तो उसे लोकल थाने में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था और समय समय पर कुछ कालांतर में उसे क्या करना है, वहां जाकर के अपनी हाजिरी भी देनी है। तो अब ओसीआई कार्ड होल्डर्स के लिए ये सारी चीजें क्या कर दी गई है, इन सारी चीजों में छूट दे दिया गया है कि वो क्या कर सकते हैं, वह चाहे तो जा सकते हैं, नहीं तो ओसीआई कार्ड होल्डर है तो उन्हें बार बार थाने में, अपने लोकल थाने में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ऐसे कुछ अधिकार इन्हें प्राप्त हो गए हैं। अब हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 8 की। तो हमारा जो अनुच्छेद 9 की, तो हमारा जो अनुच्छेद 9 है वह ये बताता है कि यदि कोई नागरिक, मान लीजिए कि भारत का कोई नागरिक है और वह जाकर के किसी और देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो वह भारत का नागरिक कहलाना, मतलब उसके भारत की नागरिकता छिन जाएगी। तो ये कहता है आर्टिकल नंबर 9, इसमें कहता है कि वॉलेंटरली अगर कोई जाकर के, मतलब अपने आप से जाकर के किसी और देश का नागरिक बन जाता है, तो भारत की नागरिकता उसकी खत्म हो जाएगी। क्लियर है? देन हम बात करें आर्टिकल नंबर 10 की। तो अनुच्छेद 10 हमें बताता है कि भारत में जो भी नागरिकता से संबंधित कानून होंगे, यदि कोई व्यक्ति एक बार भारत का नागरिक बन गया, मान लीजिए कि कोई बाहर का भी व्यक्ति भारत का नागरिक बन गया और जो भारत में पैदा हुए हैं वो तो बनेंगे ही, तो ऐसे भारत के नागरिकों की नागरिकता छीनने के लिए केवल उसे विधि द्वारा ही किया जा सकता है। मतलब द लॉज ओनली कैन टेक अवे द सिटीजनशिप ऑफ अ पर्सन। ठीक है? तो यहाँ पर यही बताया गया आर्टिकल 10 में कि कोई भी ऐसा जो नागरिक है भारत का, यदि उसकी क्या हो गई है, उसकी कोई भी ऐसे काम को किया हुआ है या ऐसा कोई कानून के तहत वह अपराध किया हुआ है जो कि उसकी नागरिकता छीनने के लिए ऑलरेडी भारत में बना हुआ हो, तो ऐसे ही कानूनों के तहत, ऐसे ही प्रावधानों के तहत उसकी नागरिकता छीनी जाएगी और किसी साधन से नहीं छीनी जा सकती। ये आर्टिकल 10 अनुच्छेद 10 बोलता है। अब हम चलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, और यह है हमारा लास्ट आर्टिकल पार्ट 2 का आर्टिकल नंबर 11। 11वें अनुच्छेद में ये कहा गया है कि भारत की संसद को ही यह अधिकार होगा कि नागरिकता के संबंध में वह कानून बना सके। इसका मतलब ये है कि भारत के केवल संसद, भारत में राज्य भी है और केंद्र भी है। केंद्र जो है वो संसद में काम करती है या संसद के विधान बनाती है, और राज्य अपने अपने विधानसभाओं में विधान का निर्माण करते हैं। लेकिन यदि हम नागरिकता सब्जेक्ट की बात करें, नागरिकता जो विषय है वह आप बोल सकते हैं कि इसका विषय है तो सेंटर का, संघ सरकार का या केंद्र सरकार का विषय है। इसीलिए इसमें अनुच्छेद 11 में यह कहा गया है कि केवल और केवल पार्लियामेंट, ठीक है, संसद के पास ये अधिकार है कि वह नागरिकता से संबंधित कानून को बना सके, न कि किसी राज्य के पास अधिकार है। तो इससे ये भी पूर्ति होती है इसकी कि भारत में एकल नागरिकता लागू है, सिंगल सिटीजनशिप जिसे आप कहते हैं। हमने इसे कहां से लिया? तो हमने इसे लिया था ब्रिटेन से। ठीक है, हम लोगों ने देखा था सिटीजनशिप जो होगी एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब केवल और केवल वो भारत का नागरिक होगा, न किसी राज्य का होगा, न किसी यूनियन टेरिटरी का होगा। तो ये आपको चीजें याद रखनी है। तो आर्टिकल 11 जो है वो यहाँ पर आपको इसी बात को बताने का कोशिश कर रहा है। ठीक, ये थे नागरिकता के संबंधित जो अधिनियम, जो आर्टिकल्स थे। अब हम देखेंगे कि ये जो जितने भी हमने नए अधिनियम पढ़े, जितने भी आपके जो नए अधिनियम को हमने देखा, वह क्या देखा हमने कि वो या तो वो आजादी के समय या आजादी से पहले की नागरिकता को बता रहे थे। ठीक है, इसमें डेट्स भी हैं, जैसे 15 अगस्त 1947 के पहले जो भारत में पैदा हुआ वो भारत का नागरिक होगा। 15 अगस्त 1947 के बाद जो पैदा हुआ उनके माता पिता में से यदि कोई पैदा हुआ वो भारत का नागरिक होगा। इसकी बात वो नहीं करता। मतलब या तो अनुच्छेद 5 से 11 जो बनाया गया है वह कब की बात करता है, वह स्वतंत्रता के समय की या स्वतंत्रता के पहले की। लेकिन अगर स्वतंत्रता के बाद की नागरिकता की कहानी हम देखें तो यहाँ पर कोई भी ऐसा कानून हमें नहीं मिलता।
तो उसके लिए क्या किया गया, उसके लिए 1955 में आया सिटीजनशिप एक्ट 1955 का नागरिकता कानून आया। ठीक है, अब इसे कुछ लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं, लेकिन जो सिटीजनशिप एक्ट आया 1955 का वह फर्स्ट एक्ट था, मतलब ये पहली बार नागरिकता के लिए कानून बनाया गया। अब इसको आप पढ़ते हैं कि CAA के नाम से, जो कि है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो CAA ये जो ए वर्ड है ये अमेंडमेंट होगा तभी तो होगा, संशोधन किया जाएगा तभी तो उसमें होगा। तो जब तक संशोधन नहीं किया गया है वो ये बेयर एक्ट था। ठीक है, तो अब सिटीजनशिप जो एक्ट है अभी तो वर्तमान स्थिति में आप CAA ही लिखेंगे उसे, लेकिन जब पहले आया था तो उसे नागरिकता कानून के नाम से जाना जाता था। तो अब हम देखेंगे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में क्या है। तो इसमें ये लिखा गया है कि भारत के नागरिक कैसे बन सकते हैं, मतलब हाउ टू गेन सिटीजनशिप, भारत का नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है, ठीक, और कैसे छीनी जा सकती है। ये दो चीजों को इसमें बहुत ही अच्छे से डिफाइन कराया गया, क्योंकि भारत में स्वतंत्रता के बाद ऐसे कोई लॉज नहीं थे या अनुच्छेद नहीं था संविधान में जिसमें उनकी नागरिकता को बनाया जा सके। तो इसमें आपको याद रखना है 5 प्रकार से नागरिकता का अर्जन किया जा सकता है। सिटीजनशिप कैन बी टेकन बाय दिस 5 मेथड्स। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो है वो है बाय बर्थ, जन्म से। ठीक है, बाय बर्थ, जन्म से। यदि स्वतंत्रता के बाद कोई बच्चा है जो भारत में जन्म लेता है तो वो जन्म से ही नागरिक वहां भारत का बन जाता है। तो ये जो सिंपल सा है, इसमें तो कोई बहुत ज्यादा बात नहीं है। दूसरा है बाय डिसेंट, बाय डिसेंट, वंशानुक्रम से। वंशानुक्रम का मतलब होता है कि यदि किसी के माता पिता स्वतंत्रता के बाद भारत के नागरिक थे तो उनके जो होने वाली संतान है वह भी भारत की नागरिक हो जाएगी। ये डिसेंट की तरह है। ऐसे ही उसमें एक और डिफाइन किया गया है कि उनके माता पिता के माता पिता, मतलब थर्ड पीढ़ी को बात कर रहा है, दादा दादी की बात कर रहा है, ग्रैंड पेरेंट्स की बात कर रहा है। तो ग्रैंड पेरेंट्स में भी डिसेंट आपको दिखेगा। फिर हम बात करें थर्ड की, ये है बाय रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का अर्थ है पंजीकरण। अब पंजीकरण से ये अर्थ होता है कि भारत में यदि कोई व्यक्ति नागरिकता अर्जन करना चाहता है तो वह पंजीकरण कराएगा। गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय दोनों के सहयोग से वह पंजीकरण कराएगा और पंजीकृत नागरिक के रूप में वह काम कर सकता है और उसे परमानेंट नागरिक फिर बना दिया भी जाता है। तो पंजीकरण के लिए कुछ दिनों का है, जैसे आपको इतने समय तक भारत में रहना पड़ेगा आकर के और इतने से पूर्व समय में आप भारत में रहते हुए आ रहे हैं, तो ऐसे नागरिक पंजीकरण करा सकते हैं। इसमें एक और छोटा सा क्लॉज है, याद रखना है कि यदि कोई नागरिक विदेश की किसी महिला से विवाह करता है तो उस महिला को भारत की नागरिक बनाने हेतु भी पंजीकरण के द्वारा ही उसे बनाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक आपको याद रखना है। देन हम बात करें फोर्थ की, तो फोर्थ में आ जाएगा आपका बाय नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन, ठीक है। अब ये नेचुरलाइजेशन क्या है? नेचुरल का मतलब तो आप सब समझ रहे होंगे। नेचुरल का मतलब होता है आपका, नेचुरल का मतलब होता है आपका कि प्रकृति से, मतलब स्वाभाविक रूप से। ठीक है, तो नेचुरलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि यदि कोई व्यक्ति, मान लीजिए कि पहले तो जो इसमें थे 2019 में इसमें परिवर्तन किया गया जो कि एक विवाद का कारण बना था, वो इसी क्लॉज में था, नेचुरलाइजेशन में ही वो देखने को मिलेगा। तो नेचुरलाइजेशन में ये कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति 11 वर्ष तक भारत में निवास करता है और 11 वर्ष निवास के बाद यदि वह रजिस्ट्रेशन के लिए 1 साल तक भारत में निवास करता है कंप्लीट, मतलब लगातार, तब उसे नेचुरलाइजेशन के थ्रू क्या किया जा सकता है? भारत का नागरिक बनाया जा सकता है। इसमें एक क्लॉज था कि इसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हुए व्यक्तियों के लिए ये चीजें नहीं थी, लेकिन 2019 के जो
अमेंडमेंट एक्ट आया उसमें ये कहा गया कि भारत में ऐसे नागरिक भी इंक्लूड हो जाएंगे जो पाकिस्तान से आए हुए हैं लेकिन मुस्लिम नहीं है, मतलब हिंदू, उसमें 6 धर्मों की बात की गई है, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई और पारसी। ठीक है, तो ऐसे 5 से 6 जो आपके समुदाय हैं उनके लोगों को, जो कि वहाँ परसिक्यूटेड कम्युनिटी थे, जो कि वहाँ पर बहुत ज्यादा जिन्हें सताया जा रहा था क्योंकि उनकी जो माइनॉरिटी थे वहाँ, बोल सकते हैं आप, तो ऐसे लोगों के लिए नेचुरलाइजेशन किया गया और इसमें अवधि को 11 वर्ष की अवधि को घटा करके इसे 6 इयर्स प्लस 1 ईयर किया गया, मतलब अब आप 7 साल में नागरिकता अर्जित कर सकते हैं नेचुरलाइजेशन। 5वां जो है वो है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। यदि भारत किसी भी राज्य क्षेत्र को जीत लेता है, ठीक है, मतलब उसमें भारत जो है वो उसको अपने राज्य में मिला लेता है या भारत में वो मिल जाते हैं, तो वहाँ के नागरिक स्वतः ही भारत के नागरिक बन जाएंगे। जैसे कि सिक्किम को बाद में मिलाया गया, गोवा बाद में भारत का राज्य, जो गोवा है वह उसका क्या बना, भारत का क्षेत्र बना। तो ऐसे जगह पर जो इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी है वो वाली जो क्लॉज हो सकता है। इसमें जो दूसरा क्लॉज है वह है कि आप यदि किसी और देश की नागरिकता अर्जित करते हैं तो भारत की नागरिकता आपकी स्वतः छिन जाएगी। इसमें आप क्या कर रहे हैं, इसमें आप घोषणा कर रहे हैं कि मैं छोड़ रहा हूँ नागरिकता, लेकिन ये जो है ये क्या हो जाती है, ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाती है। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे डाल सकते हैं कि ऑटोमेटिक सस्पेंशन है, जो हमने आर्टिकल नंबर 9 में देखा था। ठीक, और तीसरा जो होता है वह होता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब छीन लेना, नागरिकता का जो है छीना जाना। तो डेप्रिसिएशन क्यों होगा, क्योंकि यदि आपने नागरिकता किसी गैर कानूनी तरीके से ली है या फिर आप भारत के प्रति या भारत की जो अखंडता एकता के प्रति आप लॉयल नहीं है, तो ऐसे सारे मामलों में आपको संसद के द्वारा आपकी नागरिकता जो है वो छीनी जा सकती है और उसके लिए प्रॉपर क्या होता है, प्रोसेस फॉलो होता है। तो 1955 का ये जो नागरिकता अधिनियम था यह भी आपको पढ़ना है आपके जो सिलेबस है उसके हिसाब से। तो भाग 2 में आपके लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे भाग 3 के साथ, जो कि और एक इम्पॉर्टेंट है आपके मूल अधिकार। तो तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू वेरी मच।